हेलो दोस्तों, मैं पीयूष सिंह नज़र एकेडमी यूट्यूब चैनल इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मेरी कल क्लास हो चुकी है। टेंस की पहली क्लास कल हो गई थी। हमने उसमें काफ़ी अच्छा समझाया था। काफ़ी बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा आया। जो नहीं समझ में आया उन्होंने कमेंट करके बताया। आज टेंस की दूसरी क्लास है, इसको पढ़ाना। कल हमने टेंस के बारे में बहुत कुछ बता दिया था, बेसिक बताया था। जिन बच्चों ने पहली क्लास टेंस की नहीं देखी है वो आज जाकर पहले फर्स्ट क्लास देखें, फिर सेकेंड क्लास देखें। क्योंकि जब तक पहली क्लास नहीं देखेंगे तब तक इसके बारे में समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमने उसमें टेंस की न्यू बताई थी, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था टेंस के बारे में। तो जो बच्चों ने फर्स्ट क्लास देखी है उनके लिए बहुत बेटर है। जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो पहले जाकर फर्स्ट क्लास देखें, फिर आए सेकंड क्लास देखें। आज टेंस की सेकंड क्लास। और ये बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं। जो उनको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है वो कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं कि सर ये एग्जांपल नहीं समझ में आया तो बता। हम उनके एग्जांपल बताएंगे लास्ट में, समझ में आए। तो आज ये टेंस की दूसरी क्लास है। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी वो जाकर देखे। और बच्चों की डिमांड थी कि सर आप क्लास लाते उससे पहले एक मोटिवेशन कोड लाया करिए, तो उन्हीं की डिमांड पर आज हम पहले मोटिवेशन एक कोड लाए हैं। इसको पहले आप लोग पढ़ो, फिर हम पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है, चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर, चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर, चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या चलना सीख जाओ। देखो बहुत अच्छा, इससे हमें सीख लेनी चाहिए। देखो हमने कल भी बताया था कि अगर हम सही डायरेक्शन में अच्छी मेहनत कर रहे हैं, एक साल अच्छी मेहनत कर लिया तो जरूरी नहीं कि एक साल के अंदर जॉब लग जाए, बिल्कुल उसी के ऊपर है। लेकिन हम काबिल इतना बन जाएंगे कि हमें मंजिल मिल जाएगी। समझ में? तो बिल्कुल सेम उसी के ऊपर है कि चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर, चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या चलना सीख जाएंगे। समझ में आए? तो इससे सीख लेनी चाहिए हमें। बढ़ते हैं आगे। कल देखो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट करा दिया था, उसको हम एक बार रिकॉल कराते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में क्या बताया था? देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था हिंदी मीन से कोई मतलब नहीं, ता है, ती है, ते, उससे हमें कोई मतलब नहीं। डायरेक्ट आते हेल्पिंग वर्ब। क्या बताई थी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हमने बताई थी। क्या बताई थी? डू या डज। क्या बताई थी? डू डज बताई थी हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब क्या बताई थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में? डू डज का प्रयोग कब करते हैं? कल की क्लास में बताया था डू डज का प्रयोग करते हैं जब सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है। कब करते हैं डू डज का प्रयोग? डू डज का प्रयोग करते हैं जब सेंटेंस कैसा होता है? निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है। कल की क्लास में हमने बताया था सिंपल सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग कर देते हैं। कल की क्लास में ये हमने बताया था। और कुछ वर्ड लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको हमने बताया था ये की पॉइंट है। सब लोगों ने याद कर लिए? जिन बच्चों ने पहली क्लास देखी थी क्या उन लोगों ने याद कर लिए? नहीं याद किए हैं तो वो जाकर याद कर लें, क्योंकि वो की वर्ड होते। कौन कौन से होते? मेरे साथ रिवाइज रिकॉल करो। कौन कौन से? हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, स्कैर्सली हो गया, सेल्डम हो गया, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया। ये सारे वर्ड हैं। समझ में है? ये सारे वर्ड आए हैं तो सेंटेंस किसमें होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। यहां तक हमने पढ़ा दिया था, एग्जाम्पल भी कराए थे। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर पहली क्लास देखें, तभी उनको समझ में आए। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमने बहुत अच्छा समझाया था। एक समझाना होता है, एक बहुत अच्छा समझाना हमने बेसिक से बताया था एकदम। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाकर पहले देखे जाके। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। सब्सक्राइब करना जरूर है क्योंकि सारे सब्जेक्ट की वीडियो होती है। समझ में? इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, जीएस हो गया, सारे सब्जेक्ट की। अगर सब्सक्राइब कर लोगे तुम्हें डेली रेगुलर क्लासेस मिलती रहे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बढ़ते हैं। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट कर दिया था। आज हमने क्या बताया था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो हिंदी मीन से हमने बताया, कल ही बता दिया था कि हिंदी मीन से हमें कोई मतलब नहीं। इसका हिंदी मीन्स भी निकाला जाए तो रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। समझ में? और टेंस का एक हमने और मतलब था बताया था, टेंस का मतलब होता है टाइम ऑफ एक्शन। टेंस किसको बताता है? टाइम ऑफ एक्शन। किस समय पर कौन सा कार्य हुआ। समझ में? किसको बताता है? टाइम ऑफ एक्शन। देखो उसके साथ ही लगा हुआ टाइम ऑफ एक्शन। एक्शन मीन्स क्या होता है? कार्य। और टाइम मीन्स क्या होता है? समय। तो मतलब किस समय पर कौन सा कार्य किया गया, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। देखो टेंस में बेसिकली हमको किसके बारे में बताया गया? टाइम के बारे में बताएगा। और हर समय पर टाइम आता है, किस समय पर कौन सा हुआ। कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस में चल रहे हैं तो बताते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यू, देखो कॉन्टिन्यू से बना हुआ है कॉन्टिन्यूअस। किससे बना है? कॉन्टिन्यू से। मतलब कॉन्टिन्यू में क्या होता है? लगातार।
जो चीज लगातार चल रही हो उनको हम कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं, ये भी समझ सकते हो। बोलते नहीं कॉन्टिन्यू पढ़ते रहो, कॉन्टिन्यू वर्क करते रहो, तो मतलब लगातार। कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है? लगातार। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है? जो प्रेजेंट मतलब क्या होता है? अभी। जो अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब जो अभी लगातार काम चल रहा हो उसको हम किस में रखते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका हिंदी मीन समझ में आया कि नहीं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देखो प्रेजेंट मतलब अभी और कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार। जो लगातार कार्य अभी चले उसको हम किस में रखते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे। इसका कुछ हिंदी मीन होता है, देखो जरूरी तो नहीं, एसएससी हिंदी मीन नहीं पूछता, लेकिन समझने के लिए हमने लिख दिया है। जो कार्य वर्तमान यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा हो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। हमने अभी बताया है जो कार्य अभी चल रहा हो उसको हम किसके उसमें रखते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। जो कार्य अभी चल रहा, जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टेंस पढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे? आई एम स्टडिंग टेंस नाउ। देखो एक कॉन्सेप्ट चलता है नाउ और एक दिन का, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। नाउ आ गया तो हम यहां समझा दे रहे हैं, नाउ और दिन। कोई बताएगा नाउ का प्रयोग किस में करते हैं और दिन का प्रयोग किस में करते हैं? नाउ का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में, नाउ का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में, यहां मिल गया। और देन का प्रयोग किस में करते हैं? पास्ट में करते हैं। किस में करते हैं? पास्ट में करते हैं। इतना याद रखो, नाउ का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं, देन का प्रयोग पास्ट में करते हैं। नाउ, अब ये की पॉइंट देखो, हम एक एक वर्ड बोलते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठे और जरूर लिखते रहें। अगर लिखोगे नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा, ओरली देखोगे तो समझ में कहीं भी नाउ लिखा मिल जाए मतलब सेंटेंस किस में होना चाहिए? प्रेजेंट में होना चाहिए। अब हम ये नहीं बता रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए। हमने इतना बताया, वो आगे हम की पॉइंट बताएंगे। ठीक है, नाउ है तो सेंटेंस प्रेजेंट में होना चाहिए, देन है तो सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। ये देन बहुत पूछा जाता है। नरेशन भी पढ़ते होगे तो नरेशन कितने होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अगर नाउ दिया गया है तो पास्ट फॉर्म बनाते समय उसको नाउ को किस में चेंज कर देते थे? देन में चेंज कर देते थे। समझ में? तो आई एम स्टडिंग टेंस नाउ, अभी हम पढ़ रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यू। अच्छा एक बात हमें यहां बताओगे कि एम कौन सी वर्ब है? एम देखो एक हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। हाँ, एम कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। और इनका दूसरा नाम क्या होता है? इनका दूसरा नाम क्या होता है? टू बी वर्ब। इनको क्या बोलते हैं? टू बी वर्ब। और क्या बोलते हैं इनको? टू बी वर्ब। इनको ही हम टू बी वर्ब बोलते हैं। और कौन कौन सी होती है टू बी वर्ब? इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया। ये क्या होती हैं? टू बी वर्ब होती हैं। ये कौन सी वर्ब होती हैं? टू बी वर्ब होती है। और इनके बाद हमेशा कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है? कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है? प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की आईएनजी। क्या इनके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है? सोचो, क्या टू बी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। क्या हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है इनके बाद? क्या हमेशा आती है? हमने ऑफलाइन बच्चों से भी पूछा था क्या टू बी वर्ब के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है? कुछ बच्चों ने कहा हाँ हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन हमेशा आईएनजी फॉर्म नहीं आती। जब आप एक्टिव से पैसिव वाइज पढ़ोगे, एक्टिव पैसिव, तो उसमें टू बी वर्ब के बाद कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। समझ में? तो ये धारणा नहीं बना के रखनी कि टू बी वर्ब के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। इनके बाद थर्ड फॉर्म भी आती है, लेकिन वो कैसे किस में आती है? पैसिव वॉइस में आती है। किस में आती है? पैसिव वॉइस। लेकिन यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में इनके बाद कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। ये की पॉइंट है, याद रखना। समझ में? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हिंदी में कोई पूछे रहा है, रही है, रहे है, जिस समय काम चल रहा हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आता है। जैसे आई एम स्टडिंग हियर, ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब हो गई। ठीक, इन दोनों को याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखो हेल्प प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं। ठीक है, एच वी का मतलब कल की क्लास में हमने बता दिया था कि आप पूरा नहीं लिखेंगे।
एच वी जहां पर लिखा मिल जाए तो उसका मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। कल की क्लास में हमने पूरा लिख के लाए थे, लेकिन कल ही हमने बता दिया था कि कल की क्लास से हम नहीं लिख के लाएंगे, जहां पर एच वी लिखा मिल जाए तो इसका मीन्स क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। कौन कौन सी होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। और मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब इतना तो पता चल गया हमें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर होती है। और मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होती है। ठीक, अब इज कब आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। कब आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। आर कब आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ये तो सब पता होगा, समझ में आया कि नहीं आया। इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, ये तो पता ही होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, आर प्लूरल के लिए आता है। ठीक है, अब पहचान, जैसे हमने की पॉइंट किस में लिखाए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखाए थे, वैसे की पॉइंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होंगे। समझ में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कौन कौन से लिखाए थे, रिकॉल करो। देखो जितनी बार हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यू हम उसको रिकॉल करते रहेंगे तो याद रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, रिकॉल करो एक बार, ध्यान करो कौन कौन से वर्ड थे, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, ओकेशनली। ये सारे किसके थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे। अब वो सारे वर्ड मिल जाए तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अगर ये सारे वर्ड मिल जाए, कौन कौन से, यदि सेंटेंस में वाइल, स्टिल, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, नाउ, इटी का प्रयोग हुआ हो तो सेंटेंस किसमें होना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए। ये सारे वर्ड हैं, इनको याद कर लो, रट लो। अगर सीखना चाह रहे हो, सिलेक्शन पाना चाह रहे हो, नंबर अच्छे लाना चाह रहे हो, तो ये सब देखो याद करनी पड़े, मेहनत करनी पड़ेगी। अब कहते हो बिना मेहनत के याद हो जाए तो याद नहीं होगा, एक बार में नहीं याद होगा, दो बार में याद होगा। देखो याद करने का सबसे अच्छा तरीका हम तुमको बता रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं याद करते समय नींद आती है, तो तुम याद कर रहे हो, याद करने के साथ साथ पेन भी चलाते रहो। जो तो चीज तुम्हें नहीं याद हो रही उसको लिख लिख कर याद करो। एक बार हमने पढ़ा वाइल, स्टिल, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, नाउ, हम नहीं भूल गए, नींद आ रही है, बहुत देर हो गया। देखो अगर तुम्हारा पेन चलता रहेगा तो नींद नहीं आएगी, अगर पेन रुक गया तुम्हारा तो नींद आ जाएगी। समझ में, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सर हम पढ़ने बैठते नींद आ जाती। तो रीजन यही है तुम्हारा, और कंसंट्रेट बहुत अच्छा करता है। अगर तुम्हारा पेन चल रहा तो तुम्हारा केवल मन पढ़ाई में होगा। अगर तुम ऐसे याद करने को बैठोगे और याद कर रहे हो, तुम्हारा मन इधर उधर भटकेगा। अगर तुम्हारा पेन चल रहा है तो तुम्हारा मन नहीं भटकेगा, ये गारंटी है। अगर तुम्हें नहीं याद हो रहा हो तो हम तुमको गारंटी दे रहे हैं, तुम कॉपी पेन एक रफ कॉपी लेकर बैठो, और जो चीज ना याद हो रही हो, जो तुम 2 घंटे में नहीं याद कर पाओगे, उसको हम आधा घंटे में याद कर लोगे, क्योंकि पेन तुम्हारा साथ में चलता रहे। वो तुम्हारा कंसंट्रेट बना रहेगा, तुम्हारा माइंड एकत्रित रहेगा। ऐसे तुम्हारा माइंड ही एकत्रित नहीं रहेगा, तुम सोच कहीं और रहो, कॉपी सामने खुली रखी। तो सबसे अच्छा याद करने का तरीका होता है पेन चलाते रहे साथ में। समझ में, अगर पेन चलाते रहेंगे तुम्हारा मन स्थिर रहेगा और याद करने बहुत अच्छा है। देखो वाइल, स्टिल, एट द, ये सारे क्या है, की पॉइंट है, इनको याद ही करना है। वाइल, जब, स्टिल, एट द मोमेंट मतलब अभी तक, प्रेजेंटली अभी तक, एट प्रेजेंट अभी, नाउ अभी, ये सब अभी को दर्शा रहे हैं। समझ में, तुरंत को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है तुरंत। अगर ये सारे वर्ड मिल गए, कौन कौन से, फिर से पढ़ो, वाइल, स्टिल, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, नाउ, ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है और यही सारे कीवर्ड मिलेंगे। समझ में, ये सारे वर्ड मिल जाए तो सेंटेंस किसमें होना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें होना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कोई कंफ्यूजन हो बताओ, किसी को है कंफ्यूजन, किसी को? सबका मीन्स वाइल, जब, स्टिल मतलब अभी तक, एट द मोमेंट अभी तक, प्रेजेंट मतलब अभी, एट प्रेजेंट, नाउ अभी। समझ में, का प्रयोग हुआ हो तो सेंटेंस किसमें होना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब नहीं भूलना, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के याद किया वैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के याद करो। समझ में आए? बढ़ते हैं नेक्स्ट। नोट डाउन कर लिया है? नोट डाउन करते चलो। अभी हमने बताया पेन बराबर चलता रहे, पेन नहीं रुकना चाहिए। अगर पेन रुक गया तो समझ लो तुम वहीं से भूलना स्टार्ट हो। बहुत अच्छा तरीका हमने बताया, इसको तुम फॉलो करना,
आदत में आ जाएगा। अगर तुम्हारी हैबिट में आ गया पेन चलाना तो समझ लो तुम्हें सब कुछ याद होता रहेगा। अगर तुम ऐसे याद करोगे, बहुत कंसंट्रेट करना, हम ये नहीं कहते याद नहीं होगा, याद होगा, लेकिन जिन बच्चों का नहीं मन लगता, कंसंट्रेट इधर उधर भटका करता, वो पेन चलाए। अगर पेन हाथ चलता रहेगा तो उनका माइंड कंसंट्रेट रहेगा। समझ में आया कि नहीं है? बढ़ते आगे, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो, राम स्टिल गोज टू कशिनो, राम इज स्टिल गोइंग टू कशिनो। ये दोनों सेंटेंस एक ही है। अब इन दोनों सेंटेंस में से देखना है कि दोनों सेंटेंस एक ही के दिए गए, दोनों सेंटेंस में से तुमको ये देखकर बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। जल्दी देखो, 10 सेकंड का टाइम। दोनों सेंटेंस पढ़ो और देखो दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही अभी हमने बताया है। जल्दी पढ़ो। अगर वो वर्ड मिल रहे हैं तो किस में होगा? अगर देखो, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कर्ट्सली, सेल्डम, ऑलवेज, ये वर्ड मिल रहे हैं, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। अगर वाइल, स्टिल, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, नाउ मिल रहा है तो सेंटेंस किसमें होना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखो, क्या उनमें से कोई वर्ड मिल रहे हैं जो हमने लिखाया अभी? मिल रहे हैं? क्या मिल रहा है? स्टिल। स्टिल मिल रहा है कि नहीं? हमने लिखाया अभी, क्या लिखाया? वाइल, स्टिल, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, नाउ। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है तो सेंटेंस किस में होना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ये तो पहला सेंटेंस किस में बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन गया। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन गया तो सही है कि गलत है? जल्दी बताओ, सही है कि गलत? देखो, जहां बैठे हो उसको बोलते भी रहो, हाँ सही है या गलत है। इससे देखो तुम्हारा मन लगा रहेगा। अगर तुम पढ़ाई के साथ साथ बोल रहे हो कि सर हाँ, देखो हम भले ही नहीं सुन रहे, लेकिन तुम्हारा कंसंट्रेट वहां पर लगा रहेगा कि अगर तुम बोल रहे हो हाँ सर सही है, गलत है, तो ये साथ साथ में बोलते भी चले कि हाँ सर पहला गलत है, दूसरा सही है, दूसरा गलत है, पहला सही है, तो ये बोलते चले। ठीक है, इससे तुम्हारा पढ़ने में बहुत अच्छा मन लगेगा, तुम्हारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा। समझ में? तो बताओ कौन सा सेंटेंस गलत है? स्टिल आया तो कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए। पहला सेंटेंस तो इंडेफिनिट में दिया गया, इसलिए पहला क्या है? गलत है। पहला सेंटेंस क्या है? गलत है। अब दूसरा देखते हैं क्या सही है। स्टिल दिया गया है, कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए। अब कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए तो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हमने क्या बताई है? हेल्पिंग वर्ब क्या बताई है? इज और एम और आर, यही बताई हमने। क्या बताई है? इज, एम, आर। मेन वर्ब क्या बताई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या बताई है? आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यही हमने बताया है। क्या देखो ये सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। अब बात आते हैं राम पर। राम कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर या प्लूरल? बताओ, राम कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर या प्लूरल? क्या तो सर सिंगुलर सब्जेक्ट। हाँ बिल्कुल सिंगुलर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए कि आर आना चाहिए? क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। हाँ, इज भी दिया गया। देखो, हम एरर फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के पास जाते हैं, सब्जेक्ट को देखते हैं सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर आते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्या हेल्पिंग वर्ब सही लगी हुई है, गलत लगी हुई। ऐसे ही एक एक वर्ड देखते चलेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और एरर बहुत आसानी से हम फाइंड आउट कर लेंगे। समझ में? तो हम इसी तरीके देखते हैं। हम सब्जेक्ट पे आते हैं, राम दिया गया, राम को देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल। तो राम कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आना चाहिए कि आर आना चाहिए? इज आना चाहिए, बिल्कुल सही है। और स्टिल, स्टिल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? बताओ, जल्दी बताओ, स्टिल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? देखो, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? नहीं समझते होंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम बता रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सारे क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, तो इन्हीं में से क्या है? ये नाउन है। स्टिल क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है। क्या है? बताओ क्या है? स्टिल क्या है? अभी हमने लिखाया है। ये स्टिल क्या है? कल की क्लास में जो वर्ड लिखाए थे वो सब क्या थे? एडवर्ब थे। तो ये सभी क्या है? एडवर्ब है। स्टिल क्या है यहां पर? स्टिल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडवर्ब। स्टिल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। सारे वर्ड, जितने वर्ड लिखा रहे हैं ये सारे क्या है? एडवर्ब है।
और कल हमने एडवर्ब शब्द आया तो एडवर्ब के बारे में हमने चर्चा की थी, एडवर्ब के बारे में बताया था। क्या बताया था? एडवर्ब 3 चीजों को क्वालिफाई करता है, अपनी एग्जेक्टिव को क्वालिफाई करता, अपनी विशेषता स्वयं बता लेता और मेन वर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, एडवर्ब कहाँ कहाँ पर आ सकता है? एडवर्ब कहीं भी आ सकता है, पहले तो ये समझ लो, एडवर्ब कहीं भी आ सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है, ठीक, बीच में भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है। समझ में आया कि नहीं? अगर ये सारे एडवर्ब सेंटेंस के बीच में आए हैं तो इनका यूज कहाँ होना चाहिए? कल के पॉइंट में हम इसीलिए कहते हैं कि जो बच्चे कल की क्लास नहीं देखा है वो जाकर कल की क्लास देखें, फिर आए, तभी समझ में आएगा। कल की क्लास में हमने बताया था अगर ये सारे एडवर्ब सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं तो सेंटेंस के बीच में आने तो इनका प्लेस कहाँ पर होना चाहिए, किसके पास होना चाहिए? अगर ये सेंटेंस के बीच में आए तो इनका यूज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होना चाहिए। ये एडवर्ब है तो अब देखो क्या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आया है? हाँ बिल्कुल सही है। ये इज क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब, गोइंग मेन वर्ब है, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आया है, बिल्कुल सही है। टू कैसीनो, बिल्कुल सही, कोई मिस्टेक ही नहीं, सेकंड वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। समझ में आया कि नहीं आया? स्टिल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को दर्शाता है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बीच में आया है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में दिया गया है। समझ में? इसलिए सेकंड सेंटेंस में कोई एरर नहीं। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हो। एडवर्ब अगर बीच में आए तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होना चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई तो कहां होना चाहिए? मेन वर्ब के पहले होना चाहिए। कल की क्लास में हमने लिखाया है, समझ में आए? तो जो बच्चे कल की क्लास नहीं देखे वो जाकर पहले कल की क्लास देखें। ठीक, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। दे हैव प्लेड फुटबॉल एट प्रेजेंट। अब देखो इसमें कोई की पॉइंट दिया गया है जिससे हम पहचान सकें कि सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। कोई की पॉइंट दिया गया है? बोलो जल्दी, दिया गया है या नहीं दिया गया? कहते तो सर दिया तो गया है। क्या दिया गया है? एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट ये क्या है? की पॉइंट है। की पॉइंट है, ये हमें बता रहा है कि हमको किस में बनाओ, किस में रखो, इंडेफिनिट में रखो, कॉन्टिन्यूअस में रखो, परफेक्ट में रखो, किस में रखो, तो किस में बता रहा है? तो ये अभी हमने बताया कौन कौन से वर्ड होते हैं, रिकॉल करो। वाइल, स्टिल, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, नाउ। अगर ये सारे वर्ड दिए गए हैं तो सेंटेंस किस में होना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एट प्रेजेंट तो आ गया और एडवर्ब है, सेंटेंस के लास्ट में आना चाहिए, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सब्जेक्ट के पास। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आना चाहिए तो यहां तो क्या लगा हुआ है? परफेक्ट यूज किया गया, तो क्या है? गलत है, इसको हटाओ। हाँ के बाद तो क्या आना चाहिए? अब गलत है। अब आते हैं सब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब अभी हमने लिखी इज, एम, आर। दे सब्जेक्ट है हमारा। अब बताओ दे सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? जल्दी बताओ, दे कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आना चाहिए? इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा? क्या आएगा? जल्दी बताओ, क्या आएगा? इज आएगा कि एम आएगा कि आर? दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। दे आर, आर। अब आर टू बी वर्ब है, आर टू बी वर्ब है तो टू बी वर्ब के बाद प्ले आना चाहिए कि प्लेइंग आना चाहिए, प्लेड आना चाहिए? तो क्या आना चाहिए? आर प्लेइंग, आर प्लेइंग, आर प्लेइंग आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? दिखाई दे रहा है? पेन दूसरा यूज कर लें, चलो पेन दूसरा हम यूज कर लेते हैं, पहले इसको करते हैं। आर प्लेइंग, ठीक। यहां क्या होना चाहिए? इसको कट करके आर प्लेइंग, आर प्लेइंग, आर प्लेइंग, ठीक। समझ में आया कि नहीं है? दे आर प्लेइंग। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग ना करके आर का प्रयोग किया क्योंकि इज किसके साथ आता? सिंगुलर सब्जेक्ट। एट प्रेजेंट हमको बता रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए। अगले क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया ही सेज दैट राम वॉचेस प्रेजेंटली। देखो इसमें की पॉइंट दिया गया है कि नहीं दिया गया है? हाँ की पॉइंट दिया गया। क्या क्या होते हैं की पॉइंट? फिर से रिवाइज करते हैं। वाइल
स्टिल, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, नाउ का प्रयोग हुआ है तो सेंटेंस किसमें होना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब प्रेजेंटली दिया गया है तो सेंटेंस किसमें होना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। ठीक, एक प्रेजेंटली की पॉइंट मिल गया तो अब हमें तो पता चल गया सेंटेंस किसमें होना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होना। अब कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखो इसमें सबसे पहले देखते हैं कितने सेंटेंस हैं। बताओ कितने सेंटेंस हैं? 2 सेंटेंस। कैसे पहचाना 2 सेंटेंस? क्योंकि दैट क्या है? दैट क्या है? कंजक्शन है। अगर सेंटेंस में कंजक्शन आया है तो इसका मतलब क्या है? एक कंजक्शन आया तो मतलब 2 सेंटेंस है। एक सेंटेंस क्या है? ही सेज। दूसरा सेंटेंस क्या है? राम वॉचेस प्रेजेंटली। तो अब बताओ इसमें चेंजमेंट करेंगे कि इसमें चेंजमेंट करेंगे? जल्दी बताओ। इससे तो हमें मतलब ही नहीं, प्रेजेंटली आया इसमें तो इसमें चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? राम कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे? इज। राम इज वॉचिंग प्रेजेंटली। राम इज वॉचिंग प्रेजेंटली। कोई कंफ्यूजन हो बताओ? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? चारों सेंटेंस समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? देखो जब तक हमें एक एक चीज नहीं पता होगी तब तक हम सेंटेंस को एरर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच आना बहुत जरूरी है। अगर हमें देखो ये सब क्या है, मान लो जैसे हमारे घर के सदस्य हैं। अब घर के सदस्य के बारे में तुम सब घर के सदस्य के बारे में जानते ही नहीं हो तो कैसे तुम उनके बारे में बता पाओगे? तो वैसे ये क्या है? ये सारे एक घर के सदस्य हैं। पार्ट ऑफ स्पीच सारे एक घर के सदस्य हैं तो सबके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, सबके बारे में पता होना। अगर पता ही नहीं होगा तो तुम कैसे कर पाएंगे? समझ में आया कि नहीं? इसलिए देखो अगर कोई आया तो इसके बारे में सब कुछ हमें पता होना चाहिए कि सेज क्या है, ही क्या है, दैट क्या है, राम क्या है, वॉचेस क्या है, प्रेजेंटली क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो पूछो, पता करो। समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिव वर्ब या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिव वर्ब या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। क्या होती हैं बताओ? स्टैटिव वर्ब या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आज तक? स्टैटिव वर्ब, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब ये कॉन्टिन्यूअस के अंदर ही आती हैं, इसीलिए हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर ही रखा। स्टैटिव वर्ब या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब बताओ क्या होती हैं? पहले पढ़ो क्या लिखा फिर उसके बाद हम बता रहे हैं। देखो लिखो, पढ़ो, देखो क्या लिखा। ये वो वर्ब होती हैं जिनका वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं बनाया जा सकता है। ये वो वर्ब होती हैं जिनका वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं बनाया जा सकता, अर्थात इन वर्ब को कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग नहीं करते हैं। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में भी आईएनजी लगता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आईएनजी लगता है, इसलिए इनको दोनों सेंटेंस में प्रयोग नहीं करते। किसमें नहीं करते हैं? कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग नहीं करते और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग नहीं करते हैं। अब कहते सर वो वर्ब कौन सी होती है? वेट करो, सब बता रहे हैं कौन सी वर्ब होती है। अगर पता हो तो कमेंट करना कि सर ये वर्ब। देखो हाँ, एक पॉइंट और समझ लो। देखो अगर ये तुमको सारी वर्ब जो हमने की पॉइंट लिखाए हैं याद हो जाया करें तो कमेंट में टाइप कर दिया करो सारी वर्ब। समझ में आया कि नहीं आया? टाइप कर दिया करो, इससे तुम्हारा ही एक तो सबसे बड़ी बात इंग्लिश जो इंप्रूवमेंट मिस्टेक होती है वो सही रहेगा और लिखने की हैबिट। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर तुम्हें लर्न हो जाए तो इनको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, ठीक है? स्टैटिव वर्ब या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, ये वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। ऐसे सीधा सीधा याद रखो, स्टैटिव या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है? अभी इतना याद रखो कि आईएनजी फॉर्म नहीं बनाया, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जिनका आईएनजी फॉर्म बनाया जा सकता, वो हम अंडरलाइन कर देंगे पहले। समझ में आए? आगे देखते हैं क्या लिखा हो। यदि ये वर्ब कॉन्टिन्यूअस में है तो, अगर ये वर्ब कॉन्टिन्यूअस में है तो उस टेंस को इंडेफिनिट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो परफेक्ट में बदल देंगे। समझ में? अगर कॉन्टिन्यूअस में दी गई है तो उस टेंस को किसमें चेंज कर देंगे? इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो किसमें चेंज कर देंगे? परफेक्ट में बदल देंगे। समझ में? कह दो सर अब वो वर्ब तो बता दो कौन कौन सी होती है। हाँ बिल्कुल, इतना समझ लिया कि स्टैटिव वर्ब वो होती हैं जिनका आईएनजी फॉर्म
नहीं बन सकता, लेकिन कुछ होती हैं, बट हम लगा रहे हैं, कुछ होती हैं वो हम अंडरलाइन करेंगे। अभी तुम इतना याद रखो, स्टैट्यू या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब वो होते हैं जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। ठीक, इतना नोट डाउन कर लिया, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब ये वर्ब होती हैं, देख लो कौन कौन सी वर्ब होती हैं जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। कौन कौन सी हो गई? हैव हो गया, ओन हो गया, पॉसेस हो गया, स्टैंड हो गया, फेस हो गया, सिचुएट हो गया, लाइक हो गया, हेट हो गया, लव हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, सी हो गया, हेयर हो गया, लुक हो गया, सीम हो गया, अपीयर हो गया, नो हो गया, बिलीव हो गया, etc। इनमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है या नहीं बनता है, इनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। लेकिन अब कह दो सर हमने तो सुना है, क्या सुना है कि हैव का क्या कर सकते हैं? हैविंग। कह दो सर हमने सुना है। नो का नोइंग सुना है, कह दो सर। कह दो सर नो का तो हमने सुना है नोइंग। कह दो सर हमने नो का तो नोइंग सुना है। सुना है कि नहीं? कह दो सर लुक का तो हमने लुकिंग सुना है। कह दो सर लुक का तो हमने लुकिंग सुना है। बोलोगे ना कि सर हमने लुक का तो लुकिंग सुना है, बिलीव का बिलीविंग सुना है, स्टैंड का स्टैंडिंग सुना है। ये भी बहुत है। स्टैंड का कह दो सर हमने स्टैंडिंग सुना है। कह दो सर स्टैंड का तो हमने स्टैंडिंग सुना है। ये सारे वर्ड कह दो सर इसमें तो हमने सुना है। हाँ सुना होगा। देखो एक चीज बहुत ध्यान रखना कि जो बोलने वाली इंग्लिश होती है और जो ग्रामेटिकल इंग्लिश होती है वो बहुत अलग अलग होती है। बोलने में तुम कुछ भी बोल दोगे, उसमें ग्रामर की मिस्टेक नहीं देखी जाती है, और जो ग्रामर में होते हैं उसमें ग्रामर की एक एक मिस्टेक चलती है। समझ में? इसमें से कुछ वर्ड हैं जिनका आईएनजी फॉर्म बनता है और कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, वो हम अंडरलाइन कर रहे हैं। ये समझ लो कि ये पहले इतना समझो, ये सारे वर्ड होते हैं जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। कौन कौन से होते हैं? फिर से पढ़ो। हैव, ओन, पॉसेस, स्टैंड, फेस, सिचुएट, लाइक, हेट, लव, स्मेल, टेस्ट, सी, हियर, लुक, सीम, अपीयर, नो, बिलीव, etc। इनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। लेकिन कुछ ऐसे इसी में वर्ड हैं जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, उनमें आईएनजी फॉर्म बनता है, लेकिन उनके लिए कंडीशन होती है, वो कंडीशन हम बताएंगे तभी लगता है। ठीक है? जिनमें आईएनजी फॉर्म बनता है उनका हम अंडरलाइन कर रहे हैं। ठीक है? उनको हम इससे अंडरलाइन कर रहे हैं। ठीक है? जैसे हैव में आईएनजी फॉर्म बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। हैव का हैविंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये बताएंगे कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता। स्टैंड, फेस, सिचुएट, इन तीनों में आईएनजी फॉर्म बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। वो कंडीशन होती है, हम आगे बताएंगे कब लगता है कब नहीं लगता है। स्मेल और टेस्ट, इन दोनों में आईएनजी फॉर्म लग भी सकता और नहीं लग सकता। इतने वर्ड हैं, इनके अलावा इसमें ही कंडीशन होती है, इनके अलावा किसी में भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगता। नो का कहीं नोइंग लिखा मिल जाए वो हमेशा गलत होता है। आज से इतना याद रखो, नो का नोइंग कहीं लिखा मिल जाए तो वो हमेशा गलत होता है। हैव का हैविंग एक बार हम चेक करेंगे, सही हो सकता है। लुक का कहीं लुकिंग लिखा मिल जाए वो हमेशा गलत होता है। स्टैंड का एक बार हम चेक कर सकते हैं। और ये सारे वर्ड दिए गए हैं, अगर इनमें से कहीं सी का सीइंग लिखा मिल गया तो वो हमेशा गलत होता है। इतना याद रखना, माइंड से लगा के रखना। क्या है कि बहुत पूछा जाता है। नो का नोइंग बहुत दिया जाता है, अपीयर का अपीयरिंग बहुत दिया जाता है, हियर का हियरिंग बहुत दिया जाता है, वो हमेशा गलत होता है। ये सब याद रखो। अगर ये सारे वर्ड तुमको कहीं भी लिखे मिल जाए, इनमें आईएनजी जिनमें अंडरलाइन लगा है, इनको आए तो एक बार सोचना, वो आगे हम कंडीशन बताएंगे। अगर इनके अलावा कोई वर्ड ऐसा मिल रहा है जिसमें आईएनजी फॉर्म लगा है, तुम कुछ भी नहीं देखना, सीधा उसी पार्ट में कर देना, नंबर तुम्हें मिल जाएगा। समझ में आए? तो ये सारे वर्ड कौन कौन में आईएनजी लगता है? हैव में लग सकता है, स्टैंड में लग सकता है, फेस में लग सकता है, सिचुएट में लग सकता है, स्मेल में लग सकता है, टेस्ट में लग सकता है। समझ में आए?
तो इसमें लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। तो पहला वर्ड दिया गया है हैव। पहला कौन सा वर्ड दिया गया, हैव। तो अच्छा, कितने बच्चों को पता है कि हैव में कब आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं और कब नहीं करते हैं? कितने बच्चों को पता है? बताओ अच्छा, कब हैव में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं और कब नहीं करते? पता है किसी को? नहीं पता, चलो हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखो हैव में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग अभी ऐसे समझ लो, कब लगता है कब नहीं लगता है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कब लगता है कब नहीं लगता है। हैव के दो मतलब होते हैं। कितने मतलब होते हैं? हैव के दो मतलब होते हैं। अगर इसका हैव का मतलब स्वाद लेना या खाने का सेंस है, तब तो हैव में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते। और समझ लो, अगर हैव का मतलब रखने का सेंस है, तब आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हमने बोला, एग्जांपल यहां पर लिख रहे हैं, आई एम हैविंग अ कार। हमने बोला, तो ये सेंटेंस सही है या गलत? आई एम हैविंग अ कार, यहां कार को रखने का सेंस है, इसलिए हैविंग नहीं होगा, ये गलत होगा। आई हैव अ कार हो जाएगा, आई हैव आकार हो जाएगा। समझ में? अगर हैव का मतलब खाने या स्वाद लेने का सेंस में है, तब तो हैव का हैविंग हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। हैव का अगर रखने का सेंस में है, तो हैव में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आए? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है? मिलते हैं। देखो, क्लास रेगुलर लेते रहें और बच्चों को शेयर भी करते रहें, समझ में? और जो ना समझ में हो उसको कमेंट बॉक्स में करें, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहें, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। समझ में आए? आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।